आपका हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के अंतर्गत कौन कौन से साहित्यकार हैं, कौन कौन से लेखक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उसको हम यहाँ देखेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की परंपरा का वास्तविक आरंभ जो है वो 19वीं शताब्दी से माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में जो उल्लेखनीय है उनका विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले आता है गार्था तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत फ्रेंच विद्वान गार्था दा तासी ने किया। इनकी रचना है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, जिसका प्रकाशन 2 भाग में किया गया। इसका पहला भाग 1839 में और दूसरा भाग 1847 में हुआ। इनमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण इसमें दिखाई देता है और इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है और कवियों का कालानुक्रम वर्गीकरण न करके न युगीन विशेषताओं का विवेचन न करना ऐसी दिखाई देती। मतलब कालानुक्रम वर्गीकरण नहीं है, युगीन परिस्थितियों का विवेचन इसमें नहीं है, लेकिन जो है वर्णानुक्रम में साहित्यकारों का नाम इसमें दिखाई देता है। लेकिन इस ग्रंथ में पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, साथ ही कवियों के रचना काल का भी निर्देश इसमें है। अतः इसे हिंदी ग्रंथ कहने में, इतिहास ग्रंथ कहने में कोई संकोच नहीं किया जा सकता। एकदम गार्था तासी की रचना है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, ये याद रखेंगे। आगे आता है, दूसरा है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में दूसरी महत्वपूर्ण कृति शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया 1883 में शिव सिंह सरोज है। इस ग्रंथ में लगभग 1000 कवि हैं, याद रखिएगा। शिव सिंह सेंगर ने जो लिखा इसमें शिव सिंह सरोज, इसमें 1000 कवि हैं, इसमें आप याद रखिएगा, और उसके उदाहरण वगैरह भी इसमें दिए गए हैं। आगे आता है, इन्होंने सभी कवियों को रचना काल जन्म भी दिया है और इनमें से अधिकांश अविश्वसनीय है। इतिहास लेखन के लिए जिस तटस्थ परिवेक्षण और वर्गीकरण की क्षमता की अपेक्षा की जाती है, इसमें उसका अभाव दिखाई देता है। आगे है सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ लिखा, जो कि 1888 में लिखा। ये एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की पत्रिका में विशेषांक के रूप में छपवाया गया था और यह अंग्रेजी भाषा में है और इसमें 11 विभिन्न भागों में इसको विभक्त किया गया है। पहली बार कवियों और लेखकों को कालक्रम से वर्गीकरण करने का प्रयास है। इनकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया है, मतलब कवियों और लेखकों को कालक्रम के साथ बताया गया है, उनकी प्रवृत्ति बताई गई है। ग्रियर्सन ने एक सुस्पष्ट भाषा नीति का प्रयोग करते हुए इस ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया। इसमें केवल हिंदी का इसने स्थान दिया है। इस ग्रंथ में इन्हें किसको स्थान दिया है, तो हिंदी कवियों को इस ग्रंथ में स्थान दिया है। और इन्होंने गार्था तासी जॉर्ज ग्रियर्सन ने शिव सिंह सेंगर गार्था तासी द्वारा एकत्र की गई सामग्री का भरपूर वार्ता उपयोग किया है और वार्ता साहित्य का भी इन्होंने संदर्भ लिया है। इसके बाद आगे आता है सर जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद मिश्र बंधु है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में मिश्र बंधु का नाम प्रसिद्ध है। मिश्र बंधु विनोद इन्होंने लिखा है, जो महत्वपूर्ण है। इसके 4 भाग हैं मिश्र बंधु विनोद के, और इसका एक भाग जो है 1913 में और बाकी का जो है 1914 में प्रकाशित हुआ विशाल ग्रंथ है। ये 5000 कवि हैं, ये याद रखिएगा। इसमें कितने कवि हैं, तो 5000 कवि, 8 भागों में इसको विभक्त किया गया है। विभिन्न कालखंडों के कवियों का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है, उनके साहित्यिक महत्व को उजागर किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में स्वीकार किया है कि रीतिकाल के कवियों का परिचय मिश्र बंधु के ग्रंथ से ही लिखा है, मिश्र बंधु विनोद से ही इन्होंने लिखा है। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। 1929 में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा, जो बाद में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में दिया गया। शुक्ल जी ने साहित्य के इतिहास के प्रति एक सुनिश्चित और सुस्पष्ट दृष्टिकोण परिचय दिया है और ये कहते हैं, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है।
जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। मतलब जनता की जैसे जैसे चित्तवृत्ति रहेगी वैसे उसका क्या होगा, साहित्य भी रहेगा और उसमें रूप में परिवर्तन भी होता है। जैसे जैसे उसमें परिवर्तन होगा उसमें भी साहित्य में भी परिवर्तन दिखाई देता है। आगे आता है आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आगे आता है शुक्ल जी दूसरी महत्वपूर्ण योजना है काल विभाजन। शुक्ल जी ने काल विभाजन किया और इस काल विभाजन में 900 वर्षों के काल विभाजन किया है इन्होंने। 900 वर्षों का काल विभाजन किया, 4 भागों में किया है और बहुत ही प्रसिद्ध थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इन्होंने जो रचना लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास वो मील का पत्थर साबित हुआ। आज जितने भी आधार बनाते हैं, शोध कार्य करते हैं, वो इसी को आधार बना करके वो शोध कार्य करते हैं। आगे आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी जगत के नाटककार और एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है और इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा है वो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखा है और इसमें 693 से 1693 ईस्वी तक के कालखंड को इसमें अपने ग्रंथ में हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक ग्रंथ में इन्होंने दर्शाया है। आगे है इसका दूसरा भाग अभी प्रकाशित है, अधूरा है ग्रंथ, केवल भक्ति काल तक ही इसमें दिखाया गया है। किसमें? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में। आगे आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये भी बहुत प्रसिद्ध है। जिस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं वैसे भी ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो मान्यता है, जो उनकी इतिहास ग्रंथ है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुत प्रसिद्ध है और आदिकाल से संबंधित पर्याप्त कार्य इन्होंने किया। आदिकाल का इन्होंने बहुत कार्य किया, बहुत ज़्यादा शोध इन्होंने किया है और उनकी 3 पुस्तकें हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, बहुत ही प्रसिद्ध है ये तीनों ग्रंथ। और आगे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य की भूमिका पद्धति की दृष्टि से इतिहास ग्रंथ नहीं है। मतलब भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका जो ग्रंथ है उनका इतिहास ग्रंथ नहीं है, उसमें स्वतंत्र लेख दिखाई देते हैं और इसमें नई सामग्री व नई व्याख्या प्रस्तुत की है। आगे है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, ये 16 खंडों में है। नागरी प्रचारणी सभा काशी, कहाँ? नागरी प्रचारणी सभा काशी 16 खंडों में है। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा ये प्रकाशित की गई है। आगे आता है यह ग्रंथ अनेक लेखकों का सामूहिक प्रयास है। अलग अलग लेखकों ने इसको लिखा है, अलग अलग खंड में इसको तैयार किया गया है, अलग अलग इसमें संपादक हैं। इसकी शैली में इसीलिए एकरूपता नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति ने इसको नहीं लिखा है। 16 ग्रंथ हैं तो 16 संपादक हैं, मतलब 16 नहीं है और भी हैं। इस इतिहास ग्रंथ का स्थूल ढांचा आचार्य शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित है। मतलब जो बाहरी आवरण है वो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ जैसा ही है। इसके हिंदी साहित्य जो इधर उधर बिखरा हुआ था उसको एक स्थान पर क्रमबद्ध रूप से, श्रृंखलाबद्ध रूप से रखने का प्रयास इसमें है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। आगे है गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त की रचना है 1965 में उन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये बता दें कि ये शोधपरक ग्रंथ है और इसमें परंपरा को, इतिहास लेखन की परंपरा को नवीन रूप में प्रस्तुत किया है। पुरानी मान्यताओं से चिपके न रहने के लिए बात इसमें कही गई है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस पद्धति का अनुसरण करते हुए शुक्ल जी के काल विभाजन को स्वीकार नहीं किया। शुक्ल जी ने जैसा काल विभाजन किया उसको स्वीकार नहीं किया है तथा हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों बांटा है, आरंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे वीडियो देखते रहिए।